ठीक है। अगर आप आज हम लोग 10th का फिजिक्स का आईसीएसई बोर्ड का 4th चैप्टर करने वाले, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो मैं ट्राई करूँगा मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही कवर अप करने के लिए। अगर आप देखोगे 9th में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा है, 9th में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है, एक सिंपल सा ट्राई करता है। जैसे मान लीजिए प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई रेज यहाँ पे आता है, ये मान लीजिए एयर मीडियम है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये बाउंस बैक करेगा इन दी सेम मीडियम, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। कि जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि वो सेम मीडियम में जाता है तब आता है। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, मान लीजिएगा आप ये एयर मीडियम है, यहाँ पे ऊपर वाला एयर मीडियम है और यहाँ पे वाटर है मान लीजिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसा एज्यूम करते हैं कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट सीधी नहीं जाती, एक्सपेक्टेड हमें लगता है वो सीधी जाना चाहिए, लेकिन वो सीधी नहीं जाती। वो क्या होती है, थोड़ा सा बेंड होती है। इससे क्या बोलते हैं, देखियो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय थोड़ा सा बेंड होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो अगर इसका डेफिनेशन आप अगर देखोगे, बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, बेंडिंग और चेंज इन direction of path while transferring or while traveling from one medium to another। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब कोई भी लाइट बेंड होती है या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो बेंड होती है। अभी इसका पीछे का लॉजिक क्या है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। इसका जो मेन कॉज है वो है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मेन कारण यही है। क्या इसका रीजन है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अभी ये होता कैसे हम लोग देखते हैं। हम लोग उसके लिए 3 सिनेरियो लेने वाले हैं, ठीक है। पहला लेते हैं हम लोग एयर टू डेंसर, दूसरा लेते हैं और एग्जाम में पूछते हैं डेंसर टू रेयर, और तीसरा मीडियम ऐसा ही लेते हैं, कोई भी मीडियम लेते हैं, बस आपका I = 0 रहेगा। ये क्या होता है I = 0 में थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी एयर टू डेंसर मीडियम में होता क्या है वो देखते हैं। देखिएगा अभी एयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। एयर मतलब जस्ट नॉर्मली जो भी हम लोग एयर में मतलब कैसे बोल सकते हैं, जो भी रेयर मीडियम होता है दैट इज कॉल्ड एयर मीडियम बोलते हैं। डेंसिटी यानी थोड़ा सा उसमें डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी मतलब बहुत ट्रैफिक जैसे बोल सकते हैं, इसको शॉर्टकट वर्ड में हम बोल सकते हैं ट्रैफिक। जैसे लिक्विड के केस में देखिए सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास में है, मतलब इसको हम लोग ट्रैफिक बोल सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मैंने मेन रोड दिया, हाईवे दिया, वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं, आप अपनी गाड़ी का स्पीड क्या करोगे, फुल हाई स्पीड से जाओगे, बराबर हाई स्पीड से जाएंगे। इसी को हम लोग रिलेट करेंगे एयर मीडियम और रेयर मीडियम कंसिडर करेंगे, राइट है। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, जो डेंसर मीडियम है,
जैसे इमेजिन कीजिए डेंसर मीडियम यानी आपका ट्रैफिक होता है, आप ट्रैफिक में गाड़ी भगा सकते हो क्या? नहीं भगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, उस केस में आपका स्पीड क्या रहेगा? स्लो रहेगा, बराबर है। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा रे कहां से कहां जा रहा है? रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते एयर मीडियम है और ये मान लेते डेंसर मीडियम है। एरिया ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, एरिया ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की। अब जैसे इमेजिन कीजिए, मैंने क्या बताया था, एयर मीडियम में आपका स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेन रोड है, हाईवे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जैसे डेंसर मीडियम में जाएगा मतलब ट्रैफिक क्या होगा? बढ़ेगा। डेंसर मीडियम में बताया, डेंसर यानी ट्रैफिक याद रखिए। तो आपका स्पीड क्या होगा? स्लो डाउन होगा। जैसे स्पीड स्लो डाउन होता है तो इसे बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो आपकी गाड़ी जो है सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी बेंड होगी टूवर्ड द नॉर्मल। एक्सपेक्टेड क्या था? सीधा जाना एक्सपेक्टेड था, लेकिन बेंड होगा टूवर्ड द नॉर्मल। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट दैट टाइम रिफ्रैक्टेड, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट दैट टाइम रिफ्रैक्टेड रे बेंड होता है टूवर्ड द नॉर्मल। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा गया क्या? नहीं, वो बेंड हुआ टूवर्ड द नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होता है। अभी हम लोग जाते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम के केस में। सेम सीनियर निकालना है, हमें डायग्राम निकालना है। ये रहा हमारा डेंसर मीडियम और ये रहा मेरा एयर मीडियम। मान लीजिए डेंसर मीडियम में ट्रैफिक है, उसका स्पीड ऑफ बीट डेफिनेटली स्लो रहेगा। जैसे आप ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, आप आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हो, तो उस केस में आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है वो सीधी नहीं जाती, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। याद रखिएगा क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो क्या होता है, व्हेन रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू मीडियम इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन ये अवे हो रहा है। देखिए ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया है कि नहीं, इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑल सेट है, ये सेकंड केस है। थर्ड केस आता है ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला सीधा जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए मेरा इंसिडेंट रे जो है मैंने ऐसे सीधा डाला, राइट, तो ये सीधा जाएगा, कभी भी डेविएट नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी ये डेविएट नहीं होगा। क्यों? इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? 0 होता है। अभी आपको डाउट आएगा सर ये एंगल में 90 दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो भी एंगल निकालते हैं इस केस में, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के केस में, हमें एंगल जो निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल निकालना होता है। जैसे ये वाला एंगल देखिए, हम लोग हमेशा, हमें आदत सिखाया गया कि एंगल हमेशा यहाँ से निकालना है, यहाँ से। इस केस में यहाँ से निकालते हैं, इस केस में हमेशा हम एंगल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो ये आपका एंगल रहा, इस केस में रहा तो दिस विल बी योर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। हमें एंगल निकालना है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा? ये सीधा गिरा है, ये नॉर्मल है, इसी के ऊपर गिरा है, तो आपका इस केस में आई क्या रहेगा? 0 आएगा। ठीक है। अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ऊपर क्वेश्चन क्या पूछते हैं? कंडीशन फॉर नो डेविएशन। 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कंडीशन फॉर नो डेविएशन मतलब जो भी रे है सीधा जाना, कहीं पे डाइवर्ट नहीं होना। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? तो आपका रीजन क्या आएगा? व्हेन वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ये एक है। दूसरा क्या रहेगा? जैसे इमेजिन कीजिए, ये एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया क्या, यहाँ पे जो स्पीड है वही स्पीड यहाँ पे रहेगा। क्यों? दोनों भी सेम मीडियम में।
अगर मैं ये रखूँ, ये भी डेंसर रखूँ और इसको भी डेंसर रखूँ, सेम मीडियम रखूँ, तो इसमें कभी स्पीड चेंज होगा क्या? इनमें कभी स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर स्पीड चेंज नहीं होता रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? मैंने पहले आपको बताया। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आपका चेंज इन स्पीड है। अगर दोनों की स्पीड सेम ही है तो चेंज करने की जरूरत है कि आपका स्पीड चेंज होगा क्या? नहीं। तो आपका रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं। वो सीधा सीधा जाएगा। इसीलिए आपका दूसरा रीजन क्या आएगा? व्हेन बोथ द मीडियम m is same। समझ में? यानी अगर ये भी एयर मीडियम रहा और यहाँ पे भी एयर मीडियम रहा तो सीधा जाएगा, कहीं भी डाइवर्स नहीं होगा। क्यों? इसमें स्पीड चेंज ही नहीं होगा। स्पीड चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ऑल सेट है। किसी का डाउट है इस केस में? ओके, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, अभी फैक्टर देखते हैं। अभी आपका मेन फैक्टर तो मैंने बताया। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? चेंज इन स्पीड है, राइट। तो हमारे पास एक जो भी लाइट आती है, अभी देखिए वो जो लाइट है वैसा भी हो सकता है, दैट कैन बी रेड कलर, वायलेट कलर, कोई भी कलर का हो सकता है। अगर आप लाइट के बारे में एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, V = n लैम्बडा। n इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेलोसिटी। राइट। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। ये रहा फॉर्मूला। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ V/λ = n लिख सकता हूँ, तो आपको क्या पता चलेगा इस केस में? जब भी कभी डिवीजन का साइन आता है, याद रखिएगा, तब आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वेलोसिटी और लैम्बडा का क्या रिलेशन है? वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो आपका लैम्बडा भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर ही पढ़ना है। देखिएगा, अभी अगर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो 3 चीजें हैं। एक है वेलोसिटी बोलने का, एक है फ्रीक्वेंसी बोलने का, एक है वेवलेंथ बोलने का। तो कौन से हैं? वेलोसिटी के ऊपर क्या होता है? अभी मैंने आपको इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है। देखिएगा, ये कहाँ पढ़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, राइट। देखिएगा, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है? जब आपका स्पीड क्या होगा? एयर टू डेंसर जाएगा, मतलब ट्रैपिंग में स्पीड क्या होगा? कम रहेगा। तो बेंड क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। जब आपका स्पीड बढ़ेगा, राइट, डेंसर टू ट्रैफिक से बाहर निकल रहे हो, एयर मीडियम में जा रहे हो, राइट, आपका स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपका 1 पॉइंट आएगा। राइट, वेलोसिटी के ऊपर आप क्या बोलोगे फिर? When ray of light moving from rarer to denser medium, speed decreases and refracted ray bend towards the normal। याद रखिएगा, towards the normal। बराबर है। एक पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? उल्टा लिखना। When ray of light traveling from denser, यहाँ पे शॉर्टकट में denser to rarer medium, तो स्पीड क्या होता है इस केस में? स्पीड बढ़ता है। स्पीड बढ़ेगा तो क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे बेंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये फर्स्ट रीजन हुआ। ये आपको 2 पॉइंट पर लिखना है। दूसरा फैक्टर क्या लिखना है आपको? वेवलेंथ के ऊपर। देखो, मैंने वेवलेंथ के बारे में अभी आपको एक पॉइंट बताया। क्या बताया? वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका वेवलेंथ भी बढ़ेगा, बराबर है। तो देखिएगा, अगर इस केस में व्हेन रेयरर टू डेंसर मीडियम जाता है, R टू D जाता है, तो ये क्या होता है, बेंट होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप यही बोलोगे, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ यानी वेवलेंथ भी इंक्रीज हुआ, तो वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगी। तो आप यही बोलोगे कि व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेस तो बेंट क्या होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सेम लॉजिक, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेयर टू डेंसर जाता है, राइट, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। जब वेवलेंथ बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ गई मतलब डेंसर टू रेयरर जा रहा है, राइट, ट्रैफिक से बाहर निकल रहे हैं, तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, रिफ्रैक्टर है हुआ। ये दो कारण है। और तीसरा कारण हमें क्या बताना है, तीसरा फैक्टर कौन सा है, फ्रीक्वेंसी है। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये डिपेंड होता है आपका सोर्स ऑफ लाइट, आप कहाँ से उसका सोर्स है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का रिफ्रेक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो लिखने का क्या है, इसके ऊपर क्या लिखने का, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ लाइट, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ लाइट। सो देयर इज नो चेंज ऑन अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑल सेट है। किसी का डाउट है इस केस में? चलो, ये तो हो गया हमारा रिफ्रेशिंग का एक फर्स्ट पार्ट था, जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें पूछते थे। ओके, इसके बाद आता है हमें पढ़ना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट नाम के कंसेप्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। हम लोग ये बात देखते हैं कि कैसे होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी देखिएगा, ये मान लीजिए मेरे पास एक प्रिज्म है, ग्लास का बॉक्स है सर, रेक्टेंगुलर। हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो ये रे ऑफ लाइट हुआ आपका। पहले हम लोग देखते हैं, ये मेरा कौन सा रे मीडियम रहेगा, एयर मीडियम रहेगा। ये ग्लास का स्लैब है तो ये कौन सा रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। डेंसर, ये फिर एयर मीडियम रहेगा। अभी देखिएगा, जब एयर टू डेंसर जाता है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं। तो ट्रैफिक में जा रहे हैं तो स्पीड कम होगा, इसीलिए क्या होता है, बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो, देखिए सीधा नहीं गया, थोड़ा सीधा ऐसा है। तो एक्सपेक्टेड क्या था, ऐसा जा रहा है एक्सपेक्टेड का, लेकिन ऐसा गया क्या, नहीं गया। इसको निकाल देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, यहां से आ गए एयर टू डेंसर। अभी हम लोग क्या करें, यहां से रे कहां पास हो रहा है, डेंसर टू कहां पास हो रहा है, एयर जा रहा है, डेंसर टू एयर जा रहा है, मतलब हम ट्रैफिक से बाहर निकल रहे हैं। स्पीड क्या होगा अपना, बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो क्या होता है, रिफ्रेक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ऐसा जाएगा। देखो सीधा जाने वाला था लेकिन सीधा जाएगा नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। एग्री हो सब लोग। अगर मान लीजिएगा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कलर में इसको यहाँ पे करता हूँ, तो इसको थोड़ा सीधा लाइन आएगा ऐसा। तो देखिए हमारे में कहीं पे डेविएशन नहीं होता, तो ये सीधी लाइन आती, राइट है, सब लग रहे हो। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म दो बार रिफ्रेक्शन हुआ और ये ऐसा आ गया। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस से, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये वाला कौन सा रे, ये वाला रे, इसका नाम क्या है, हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया, क्योंकि इंसिडेंट रे, बराबर है। ये रिफ्लेक्टर रे, ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहे से इसे क्या बोलते हैं, इसी रे को नाम है इमर्जेंट रे। नाम क्या है, इमर्जेंट रे नाम है, राइट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, ये डिस्टेंस को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये शॉर्टकट वर्ड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कौन सा रे, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है, अभी इस ये हुआ, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कौन से फैक्टर, तो हम लोग इसी के बेस पे देखते हैं। देखिएगा, इसका पहला रीजन सब पे कॉमन रीजन है। पहला क्या रीजन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कौन से एंगल से भेजते हैं, सीधा ऐसा करोगे, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर क्या रहेगा, पहला रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा रहेगा, अगर मान लीजिएगा दूसरा रहेगा, ये जो ग्लास स्लैब है इसको मान लीजिए छोटा किया तो थोड़ा जल्दी से बाहर निकलेगा, यहां से ट्रैवल होगा, राइट। तो ये भी होता है। दूसरा क्या होता है इस केस में, थिकनेस ऑफ थिकनेस, सॉरी दूसरा क्या था, थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, तीसरा होता है नेचर ऑफ द मीडियम होता है। एग्जाम में 2 मार्क के लिए हमें से 2 ही पॉइंट लिखना है। एंड तीसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद वाला टॉपिक वही लेने वाले हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट के ऊपर याद होता है। ओके, इसके बाद वाला जो हम लोग टॉपिक लेने वाले, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, उसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से इसके 2 लॉ है, 2 ही लॉ करते हैं। पहले रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, मान लीजिए कि आपका बाउंड्री है, यहाँ पे एयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरेगी, बराबर, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ पे वो स्ट्राइक, इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। स्ट्राइक होने के बाद ऑब्वियसली उसका कलर चेंज, सॉरी उसका वो बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, तो ऐसे बेंड हो गए, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है। तो पहला लॉ क्या बोलता है, देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टर रे, ये नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है, ये सारे एक ही प्लेन में आते हैं। एक ही प्लेन में अभी वर्टिकल में दिखा रहा हूँ, तो सारे के सारे आप वर्टिकल में आएगा। ऐसा नहीं होगा कोई प्लेन ऐसा जा रहा है और ऐसा बेंड होगा हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, फिर इसको वर्टिकल, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं वर्टिकली लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइट छोड़ रहा हूँ, तो आपको वर्टिकली मिलेगा। इसे बोलते सेम प्लेन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, शॉर्टकट में लिखता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैंने अभी आपको बताया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बताता है, देखिएगा, जब ये मैंने आपको इसके बारे में बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग हमेशा किससे निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट नॉर्मल होता है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, बराबर ना। क्यों, क्योंकि दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होती है, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे होता है। क्यों, इसे रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे।
ये क्या होता है, ये आर होता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, साइन, यहाँ पे लिखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी, टू यानी रेशियो होता है हमेशा, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यहाँ होता है हमेशा ये कांस्टेंट है, ये सेकंड लॉ है। तो अगर आपको एग्जाम में किसी ने पूछा तो आप सेकंड लॉ क्या बताओगे, रिफ्रैक्शन लॉ पूछे तो आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो क्या लिखना है आपको, इट इज दी रेशियो ऑफ, शॉर्टकट में लिखो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस टू यानी रेशियो होता है, डिवाइडेड बाय होता है टू दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज कांस्टेंट बोल देते हैं, इज कांस्टेंट, इसे ये बोलते हैं कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्टकट में आ रहा है, ठीक है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। इसके बाद आता है एंगुलर डेविएशन आता है। एंगुलर डेविएशन क्या आता है, सेम लॉजिक लिखते हैं, तो एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म यानी क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म इज नथिंग बट इट इज अ ट्रायंगुलर फेनोमेनन, ट्रायंगुलर ग्लास शेप होता है और रिफ्रैक्टिंग बाउंड्रीज होती है उसमें, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे याद नहीं है, उसी के पैटर्न होता है। तो हम लोग पहले ये करते हैं, ये मान लीजिए मेरा प्रिज्म है ट्रायंगुलर शेप में, हम लोग एक यहाँ पे नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल पे जहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो थोड़े डायग्राम का कलर चेंज, तो इमेजिन कीजिए ये मेरा एयर मीडियम है, ऑब्वियसली ये एयर रहेगा, ये ग्लास शेप है इसीलिए डेंसर रहेगा, यहां से रे बाहर जाएगा इसलिए फिर से एयर मीडियम होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं अभी, मान लीजिए रे ऑफ लाइट क्या होता है, इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, बराबर, इसका एंगल क्या आएगा, आई आएगा, देखिए एयर टू डेंसर जा रहा है, मतलब ट्रैफिक में जा रहा है, स्पीड क्या होगा, कम होगा, स्पीड कम हो उसका मतलब क्या होगा, वो बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो सीधा नहीं जाएगा, ऐसा जाना कहाँ चाहिए, तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा जा रहा है क्या, नहीं, ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है। अभी यहाँ पे देखिए ये डेंसर है और ये रेयर है, डेंसर तो रेयर मतलब ट्रैफिक से बाहर निकलो, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, बराबर ना। तो मान लीजिए आपका ये नॉर्मल है, तो इसका स्पीड बढ़ने वाला है, स्पीड बढ़ने वाला इसीलिए क्या होगा, ये सीधा नहीं जाएगा, ऐसे दूर फेंका जाएगा, राइट। अगर मैं इसी रे को ऐसा एज्यूम करता हूं, इसको थोड़ा सा पीछे लेता हूं ऐसा, तो ऐसा लगा ये रे यहां से मीट हो रहे हैं, राइट। तो एंगुलर डेविएशन यहाँ पे होता है, ये जो आपको एंगुलर डेविएशन दिख रहा है, एंगुलर डेविएशन क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो एंगल होता है इसी का एंगुलर डेविएशन बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, एंगल के लिए हमें हमेशा 2 लाइन रखती है, राइट, ये आपका एंगल होता है, बराबर, कोई भी चीज देखिए, मुझे एंगल निकालना है, आपके लिए 2 लाइन लगेगी, तो एंगुलर डेविएशन मतलब क्या होगा, ये 2 लाइन का फॉर्म होगा। कौन से 2 लाइन है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, इस रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे, बराबर, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टर रे, इसका नाम क्या है, इमर्जेंट रे। अभी आप ही मुझे बताइए ये कौन से एंगल से बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिएगा, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इससे बना है, राइट, इसे बोलते हैं एंगुलर डेविएशन। तो एग्जाम में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एंगुलर डेविएशन, तो एंगुलर डेविएशन क्या बोलोगे, इट इज द एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। राइट, ये क्वेश्चन पूछते हैं किसके लिए, किसका टॉपिक है, एंगल ऑफ डिविएशन का टॉपिक है। इसके बाद एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंगुलर डिविएशन। तो अब हम लोगों ने क्या लिया था, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया था, उसका एंगल किसे बोलते हैं, ये देखिए ये ट्रायंगुलर ऐसा है, ऐसे भी सकता, मैं इतने छोटा भी ट्रायंगल निकाल सकता हूँ, इतना बड़ा भी निकाल सकता हूँ। तो ये पूरा इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ये जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है ना, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो एंगुलर डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट पॉइंट है इट इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके ऊपर डिपेंड है। दूसरा है आप कौन से एंगल से इसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि मुझे ये बताना है कि यहाँ पे आपका एयर मीडियम है, यहाँ पे आप ग्लास ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, ये डिपेंड है आपके ऊपर, तो इसका कैलकुलेशन चेंज होगा तो आपका एंगल भी चेंज होगा। तो इसीलिए इन तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड है। और सेट है, ओके। इसके बाद आता है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी मतलब कैसे होता है, मान लीजिएगा यहां से आया रे एयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम, यहां पे स्ट्राइक होगा, डेंसर में जाएगा तो बेंड होगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, बराबर है। अगर मान लीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा, आईना रखा, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां से रे वापिस जाएगा, हम लोग मिरर में हमें क्या मिलता है, अपना रिफ्लेक्शन मिलता है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी। शॉर्टकट में इसे क्या बोलते हैं, ये पाथ इज टू बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो एग्जाम में कभी पूछा तो आपको वो डेफिनेशन लिखना है और एक छोटा सा डायग्राम निकालना है, काम बन जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिरर क्यों लगाया, क्योंकि जिस वे से आ रहा है उसी वे से जाएगा ना, और सेट है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा है मैंने, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्या, मैं दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा, दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिएगा ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है, तीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस डाल रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा है, एक और ये कर रहा हूँ, और ऐसा बढ़ेगा, और ऐसा कर रहा हूँ, और बराबर ही इसके ऊपर देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो एंगल है वो है 45 डिग्री, 45 टू 50 डिग्री का, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मान लीजिएगा ये मैं रखता हूँ 30 रखता हूँ। जब मैं 30 एंगल रखता हूँ तो 45 जाएगा। तो एजम कीजिए मैं जब मैं 35 रखता हूँ तो जाएगा हो जाएगा 60 के जाएगा। जब मैं एंगल को 42.5 रखता हूँ तो आपका एंगल आर क्या रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग एंगल हमेशा यहाँ से मिलते हैं। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या आएगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
बराबर। देखिए ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इससे डिफरेंट सेंटेंस देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, जिसके लिए मतलब बराबर, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। हो गया, और सेट है। अभी ये भी 3-4 पैटर्न पे डिपेंड है। तो सेम वर्ड सबके लिए क्या आंसर रहेगा, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, उस दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। क्रिटिकल ये रहेगा एंगल, सॉरी कलर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, सॉरी इसके ऊपर नहीं, कलर एंड टेम्परेचर इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, याद रखिए। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, तो ये मान लीजिएगा आपको एंगल, यहाँ पे इसे शॉर्टकट में एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल को आईसी बोलते हैं, सी फॉर क्रिटिकल एंगल, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, सुनिए मेरी बात, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो आपका यहाँ पे क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है। अगर आपका क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो तो आता है रिफ्रैक्शन। तो आता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है। अरे एग्जाम में कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसी कॉन्सेप्ट से पूछा, तो क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिएगा ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसमें मैंने कोई रेस छोड़े, मतलब जैसे कि कोई रे है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, कोई रे सीधा आता है, देखिए अब ये सीधा जा रहा है, इसके ऊपर सीधा जा रहा है, तो डेविएशन होगा क्या, ठीक, कोई रे सीधा आएगा, सीधा जाएगा, इसमें डेविएशन होगा नहीं, तो सीधा जाके यहाँ पे स्ट्राइक होगा, बराबर है। तो देखिए ये 45, ये 90 है, यहाँ पे कौन सा आएगा 45 आएगा, और जो क्रिटिकल एंगल इसकी वैल्यू होती है हमेशा 40 डिग्री। तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी, अगर आपका क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो क्या होता है इस केस में, रिफ्रैक्शन होता है। अगर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो क्या आता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इस केस में ये सीधा बाहर जाएगा, ऐसे वाला डायग्राम पूछते, सीधा आएगा फिर इसके ऊपर आएगा फिर ऐसे जाएगा, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना के बेटर रहेगा। यही था रिफ्रैक्शन चैप्टर, कल हम लोग देखते हैं लेंस चैप्टर, सबका आइडिया आता है, ठीक है। थैंक यू।